IVM। बड़ी पुरानी कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, और रोहित शर्मा आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला रहे हैं कुछ अलग तरह की तीर। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के पहले T20 मुकाबले की, और T20 मुकाबले से पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही। खासतौर से कई इंपॉर्टेंट बातों पर उन्होंने मजाक भी किया, कुछ बातों पे बहुत सीरियस तरीके से उन्होंने बातचीत की, और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि विराट कोहली का अक्स रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है। जिस तरह से वो दो टूक जवाब दे रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत की। तो पहला मुकाबला, और इस मुकाबले को रोहित शर्मा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि T20 की तैयारी के लिहाज से वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर तरह के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे। और ये भी कहा कि ईडन गार्डन में रोहित शर्मा को खेलना बहुत पसंद है। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था ईडन गार्डन में और शतक लगाया था। वेस्ट इंडीज की टीम ही सामने थी। तो कुल मिलाकर वेस्ट इंडीज सामने एक बार फिर है, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज में भी रोहित शर्मा अपने झंडे गाड़ेंगे, और एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन हमें दिखाते नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे, पहले T20 मुकाबले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल भाई हैं, अयाज भाई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अयाज सर और निखिल भाई। निखिल भाई, वैसे तो आप अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका से भी आप खेल नीति पर हैं, और खेल नीति पर अपनी जो रणनीति है या कूटनीति है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये पहला सवाल तो मेरे जहन में यही आता है निखिल भाई कि रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उसकी धमक, उसकी गूंज अमेरिका तक भी पहुंची है, जहां पर उन्होंने विराट कोहली को लेकर बहुत तल्ख लहजों में कहा कि मीडिया वाले नहीं तय करेंगे कि विराट कोहली फॉर्म में है नहीं, वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और आप लोग अगर रुक जाएं तो वो रन बनाना शुरू कर देंगे। अब मेरा ये सवाल है, मीडिया वाले गेंदबाजी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम सवाल ही पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल ही पूछ रहे हैं, पर मुझे राजीव भाई खुशी इस बात की है, एक कप्तान अपने पूर्व कप्तान को किस तरीके से दुनिया के सामने सपोर्ट कर रहा है कि मेरे पास मेरा चैंपियन का खिलाड़ी ये है, और वो एक इनिंग दूर है वापस मुकाबले जिताने से। तो पता चलता है कि ये जो नए कप्तान है, T20 विश्व कप की जो तैयारी है, वो टीम की एकता चाहता है, एकजुट होके टीम को संभाल के लेके जाना चाहता है, और पब्लिकली और जोर से ये आवाज दे रहा है। तो पता चलता है, और यही मैसेज जो है ड्रेसिंग रूम में जाता है। इसीलिए कुछ मेरे ख्याल में महीना डेढ़ महीने पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कप्तानी को लेके, तब मैंने यही चीज भी कहा था कि रोहित शर्मा सही एक विकल्प होंगे। सबसे बड़ा कारण मेरे को जो नजर आया था कि इस खिलाड़ी ने कप्तान बनने के लिए सभी खिलाड़ियों से वो ड्रेसिंग रूम की इज्जत जो है ना वो कमाई है, ली नहीं, वो कमाई है। वो सब जानते हैं, युवा खिलाड़ी या जितने भी खिलाड़ी हैं, कि ये एक ऐसा कप्तान रहेगा जो हमारे को पूरी तरीके से बैक करेगा, चाहे आपका फॉर्म हो या हर खिलाड़ी का टीम में क्या रोल हो। अगर आप उस रोल के हिसाब से खेल रहे हैं और दुर्भाग्य से अगर आप उस किस्म के रन नहीं बना पाते या उस किस्म से आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं रहती, लेकिन कप्तान को पता है, कप्तान आपको पब्लिकली कभी ह्यूमिलेट नहीं होने देगा और आपको पूरी तरीके से बैक करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एक अच्छा ट्रेंड नजर आया रोहित की कप्तानी में। आया सर, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे और तमाम मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने बटोरी विराट को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया कि आप उनके बारे में बात करना बंद कर दें, वो रन बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, मेरे का एक अंदाज है रोहित शर्मा खुद का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जिस तरह से वो बातें करते हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ निखिल से कि इस मौके पर बहुत जरूरी था कि शो ऑफ कॉन्फिडेंस बताए विराट के ऊपर, और ये पब्लिकली बताना बहुत जरूरी था। मीडिया का बहाना था जरूर, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम तक मैसेज पहुंची वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को इज्जत ना दें तो ड्रेसिंग रूम में बहुत जल्द जो है माहौल बदल सकता है। और ये बहुत अच्छा एक उनका स्टेटमेंट था कि ये भले ही डिफ्लेक्ट कर दिया और मीडिया को उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि आप लोग ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ये अटेंशन हटाने के लिए कि विराट कोहली को ये सब देखते रहेंगे और उन्हीं को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और इस हद तक पहुंचा है कि वो 40-50 भी बनाते हैं तो इस तरह से एक तरह से कहा जाता है कि फेल हो गए विराट। तो अटेंशन हटाना बहुत जरूरी था। अब ये है कि बाकी सब चुप रह जाए तो विराट के बल्ले को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कैप्टन का सपोर्ट जो है होल हार्टेड सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन पे भी जो उन्होंने बात की ये बहुत अच्छा था। यानी साफ कर दिया है कि ये 3 टेस्ट T20 मैचेस है, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ है,
और फिर आईपीएल है, बहुत ज्यादा मौके नहीं है, क्योंकि 10 मेरे ख्याल से 9-10 महीने में वर्ल्ड T20 खेले जाएगा। तो बहुत जरूरी है इंडिया को एक्सपेरिमेंटेशन भी करे और कंसोलिडेशन भी करे, बल्कि दोनों ही टीम को। वेस्ट इंडीज के लिए भी यही स्थिति है जो इंडिया के लिए है, कि प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करे और एक टीम जो है वो बनाए जो वर्ल्ड कप में compete कर सकती है, क्योंकि ना भूले पिछले वर्ल्ड कप में दोनों ही टीम बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। निखिल भाई, कसार साहब ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अमेरिका से जुड़ रहे हैं, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा जब लिमिचू आ जाएगी यहाँ पे। लिमिचू आ रही है सर, 110% लिमिचू आएगी। कसार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों का प्रेम है कि अमेरिका में होने के बावजूद भी, कि मुझे खुशी इस बात की है कि हम अपने खेल नीति के जो शोज हैं वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि जहां मर्जी जो भी चर्चा हो, अब आप सब हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए। तो आइडिया हमारा यही है कि जो क्रिकेट की गहराइयां, बारीकियां के बारे में जो बात करते हैं, दुनिया के कोई भी कोने में हम सब में से जो हमारी टीम का कोई भी सदस्य रहेगा, वो आपके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और आप एक एपिसोड निखिल भाई आपके साथ करेंगे कि अमेरिका में किस तरह क्रिकेट डेवलप हो रही है, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में आप यूएस क्रिकेट बोर्ड की किसी भी तरह हेल्प कर पाए, क्योंकि हमारे खेल नीति के जो तमाम दर्शक हैं, आपको बता दें, जब यूएस में क्रिकेट शुरू नहीं हुई थी, मुझे याद आ रहा है 2006 में तो एक टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, जिससे निखिल भाई एक तरह से सीईओ आप कह सकते हैं उस समय उस टूर्नामेंट के थे। कई दिग्गज खिलाड़ी देखे वो एलए पहुंचे थे, और मुझे अभी भी याद है वीरेंद्र सहवाग की वापसी उस टूर्नामेंट से हुई थी। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और तमाम क्रिकेटर्स वहां पे थे, लेकिन वो सूत्रधार निखिल भाई थे उस टूर्नामेंट के। तो हम सब एक बार यूएस क्रिकेट के डेवलपमेंट पे भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा तो इंडियन क्रिकेट के डेवलपमेंट का है। और अयाज सर, क्योंकि के राहुल अवेलेबल नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से पूछा गया तो कह रहे कि हम अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्योंकि हमारी निगाहें वर्ल्ड कप पर टिकी हैं। और वाकई सही भी है, क्योंकि अब से लगभग 6 या 7 महीने बच रहे हैं आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ देखिए, एक तरह से नुकसान भी है कि राहुल नहीं खेल रहे, क्योंकि राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में है और एक तरह से दिग्गज खिलाड़ी है टीम के, लेकिन उनके ना रहने से मौका मिलता है। आप सोचे कि अगर राहुल होते टीम में तो शायद ईशान किशन, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगी आईपीएल में, शायद उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन आपके अभी भी ऋषभ पंत है। तो राहुल, रोहित ओपन करते हैं, और फिर विराट है, फिर सूर्य कुमार यादव है, और समझे जडेजा भी अगर आ जाते हैं तो फिर बहुत टाइट हो जाता है बैटिंग ऑर्डर। तो एक तरह से राहुल का ना होना एक द्वार खोल दिया है ईशान किशन के लिए, मौका है। स्क्वाड में तो वो जरूर रहते, लेकिन प्लेइंग 11 में अब खेलने का मौका बिल्कुल बन गया है उनका। तो मुझे लगता है कि एक और जो स्पिनर नहीं आया सर, पारी की शुरुआत आप किससे कराएंगे? ऋतुराज गायकवाड़ से कराएंगे, आप ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराएंगे? मेरे ख्याल से पहले मैच में तो मैं ईशान किशन से ही करवाऊंगा, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा ज्यादा है। 15 करोड़ या बाएं हाथ के हैं इसलिए दोनों चीजें और एक वॉशिंगटन सुंदर के ना होने से भी एक स्पिनर को खेलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो एक इंजरीज है, नुकसान होता है, क्योंकि आपकी जो बैलेंस टीम आप सोच के उतर से पहली मैच में वो शायद ना हो, लेकिन दूसरे जो प्लेयर्स है स्क्वाड में, उनको मौका बनता है कि वो आके अपने क्रेडेंशियल्स को एस्टैब्लिश करे। जी निखिल भाई, तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ऐड ऑन कर दूं आयाज सर की बात पे। एक तो हमारे दर्शक है, उनका पूछना है कि ईशान किशन किस नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं, ओपन के लिए या नंबर 6 के लिए? और दूसरा, वसंत नारायण ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है कि वर्ल्ड कप T20 हारने के बाद से कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। बात हो रही थी कि टेम्पलेट चेंज हो जाएगा T20 क्रिकेट का, ऑलमोस्ट वही क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, हम नए खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दे रहे? क्या ये बिल्कुल आइडियल सीरीज है जहां पे आवेश खान, हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़, इन तमाम यंगस्टर्स को आप खिला के एक बार देखें कि T20 के लिए कितने तैयार हैं? राजीव भाई, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। देखिए, कॉम्बिनेशन से ज्यादा जो तैयारी रहेगी, और जिसके बारे में रोहित ने हल्का सा टच किया था, उसको अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे और उसको करीब से और बारीकी से देखेंगे तो हैरान नहीं होगिएगा। अगर रोहित पहले मुकाबले में टॉस जीत के वो जो है वो पहले बल्लेबाजी करने को देखेंगे, क्योंकि जब ओस रहेगी, गेंद गीला रहेगा, उसके बावजूद भी वो देखना चाहेंगे कि अगर आप बतौर टीम 170 बनाए, 190 बनाए, 200 बनाए, 160 बनाए, वो अपने गेंदबाजों के ऊपर वो थोड़ी सी जिम्मेदारी देने को देखेंगे, क्योंकि विश्व कप में जितने भी इंपॉर्टेंट मुकाबले रहेंगे जी, तो अगर आप टॉस हार जाते हैं, एक T20 का एक मूल मंत्र है, आप विश्व भर में देखिएगा, जो कप्तान टॉस जीतना है वो चेस करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन टॉस अगर हार जाते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि आपके गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी उस स्कोर को डिफेंड करना। तो रोहित
वही चीज करने को देखेंगे, किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन के साथ आप वो स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। नहीं तो वो पाकिस्तान की हार जो है ना, आपको एक बुरे सपने की तरह हमेशा आती रहेगी कि हमारे गेंदबाज जो है वो किस तरीके से मुकाबले जिता सकते हैं, किस तरीके से आप विकेट चटकाने को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां से विश्व कप तक आपके जितने भी मुकाबले हैं, बहुत जरूरी है कि उस तैयारी के साथ आप उतरें कि जो मुश्किल परिस्थिति है वो मैच सिमुलेट कंडीशंस करके आप उसको उतरने में देखें। और रही बात की एक जो मूल मंत्र है हर टीम का, जो वो टॉस जीती है T20 में, वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों करती है? जब सामने वाली विपक्षी टीम जब एक स्कोर बोर्ड पर लगा देती है, चाहे वो 170 है, 200, 210 के ऊपर भी चला जाता है, 20 ओवर की क्रिकेट में आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करके आप अपने बतौर टीम मतलब गियर बदल सकते हैं। और 20 ओवर की क्रिकेट में आपका दिन, राजीव भाई, बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो आपकी टीम ऑल आउट होती है। नहीं तो 120 गेंदों के फॉर्मेट में आप 6-7 बैट्समैन खिला रहे हैं, अगर पर बैट्समैन गेंदों का अनुमान भी लगा लेते हैं तो बड़ा रेयर केस एंड सिनारियो होता है कि एक टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती है। इसीलिए सभी टीमें चेस करना चाहती हैं कि उनको पता रहता है यार स्कोर बोर्ड में स्कोर क्या चेस करना है, तो आप बैटिंग ऑर्डर बदल सकते हैं। लेकिन यार सर, वेस्ट इंडीज से दिक्कत ये कि 50 ओवर की क्रिकेट भी 20 ओवर की तरह वो खेलते हैं और 20 ओवर की क्रिकेट भी 20 ओवर की तरह खेलते हैं। तो पिछले मैं उनकी वनडे सीरीज देख रहा था, करीब कई मैचेस हो गए जहां पर वेस्ट इंडीज जो है 50 ओवर नहीं खेल पाई। अब उनके लिए उनका फेवरेट फॉर्मेट है जहां पे वो खेलेंगे। लेकिन पहले क्योंकि इंडियन टीम की बात हो रही है तो एक डर तो कम से कम हिंदुस्तान के सामने नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से हम कोई T20 सीरीज उनसे नहीं हारे हैं और ईडन गार्डन में हमने 4 मैच उनके अगेंस्ट खेला है, जिसमें 3 मैच हमने जीते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव साइन है। और रोहित शर्मा के लिए तो ईडन वैसे भी बड़ा लकी रहा है, डेब्यू टेस्ट मैच, और आपको भी सर याद होगा 160 रन के 167 रन शायद उन्होंने बनाए थे डेब्यू टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। जी हाँ, मैं उस मैच में कमेंट्री कर रहा था। उस सीरीज में बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे, मुंबई में भी उन्होंने रन बनाए थे, तो बहुत ये अच्छा सचिन के शायद रिटायरमेंट सीरीज थी, रिटायरमेंट के मैच में रोहित ने सेंचुरी बनाई थी और बहुत अच्छा आगाज हुआ था उनका टेस्ट करियर का। उसके बाद बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाया, फिर वापस आए और बहुत जबरदस्त तरीके से आए। बहरहाल, जहां तक वेस्ट इंडीज का सवाल है, आंकड़े जो है बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा और मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं कि अगर किसी फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज बहुत ज्यादा खतरनाक बनती है, वो है T20 में। बिल्कुल एक उलटफेर हो गया। अगर आप 50 साल या 60 साल की या 70 साल की उनकी हिस्ट्री देख लें तो पहले हमेशा से उनके पास बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। वॉरेल, वीक्स, वॉलकट, सोबर्स, कैनहाई, हॉल, ग्रिफिथ, आप ऐसे नाम लेते हैं जो वर्ल्ड 11 में अपने आप आ सकते, शामिल हो सकते हैं। फिर अंडर लॉयड वो इतनी दिग्गज टीम बन गई तो जहां भी जाती थी वो ऑपोजिट टीम को हरा देती थी। वर्ल्ड कप उन्होंने जीता और फिर 25-26 साल पहले से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, तो एक तरह से T20 फॉर्मेट की वजह से, IPL की वजह से, बाकी T20 लीग्स की वजह से उनके यंगस्टर्स फिर से क्रिकेट में शामिल होना शुरू किए हैं, वरना सब भाग रहे थे, क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा था। IPL का आज देखें, ऑक्शन में भी अगर आप देखें राजीव, तो सबसे ज्यादा जो बोली लगी है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए, इक्का दुक्का बाकी आप छोड़ दे विलियमसन या वगैरह को, तो वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के लिए लगी है। जैसे निकोलस पूरन, सिमरन हेटमायर, जो इस टीम में है नहीं लेकिन 8.5 करोड़ में गए ऑक्शन में। तो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स का इस वजह से डिमांड है क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस है, 2 बार वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। फिलहाल फॉर्म हल्का है, इंडिया की तरह वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं परफॉर्म किया था UAE में, लेकिन इस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में तो बिल्कुल बिखर सी गई है टीम, वनडे में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मजबूती अगर है तो T20 फॉर्मेट में है। तो मुझे लगता है कि अगर चुनौती है इंडिया के लिए और एक तरह से एक वार्निंग भी है कि आप इनको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पैक्ड विद ऑलराउंडर्स है। आप देखें अकील हुसैन, जो मैं सोचा था कि बहुत इजीली ऑक्शन में बिक जाएंगी, बहुत मैंने भी सोचा था कम्पीट करेगी और वो आते हैं नंबर 9-10 पर, वो भी फेबियन एलन जो बेस प्राइस पे गए, ये आके बैटिंग भी करते हैं, लंबे हिट्स भी लगाते हैं, इनके पास पावर हिटर्स बहुत ज्यादा है और इसीलिए खतरा जो है सामने वाली टीम को, उसका अंत नहीं होता है। नंबर टेल एंडर्स तक वो बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, 4-5-6 खिलाड़ी आपके पास है जो बॉलिंग कर लेते हैं, और 1-2 प्लेयर अगर फॉर्म में आ गए जैसे पोलार्ड और पूरन, तो बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट बनता है। तो चलिए इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विराट कोहली के फॉर्म पे बातचीत करेंगे। क्या दोनों रिस्ट स्पिनर्स भारतीय टीम खिलाएगी? क्योंकि रोहित ने जिक्र तो किया दोनों रिस्ट स्पिनर्स का, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कि लोअर ऑर्डर में उन्हें ऐसे गेंदबाज चाहिए जो रन भी बना सके।
तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली कहावत लेकर रोहित उतर रहे हैं मैदान पे। इस पे भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज भाई और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे खेल नीति। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया निखिल भाई विराट को लेके, और पढ़ के थोड़ा मुझे भी ऐसी आ रही। उनके एक हमारे मीत हमारे फैन, उनका पूछना है कि स्टेडियम में क्या फैंस के ना होने से विराट रन नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनको शोर पसंद है, ऑडियंस पसंद है, खाली स्टेडियम में शायद उनसे उनका कंसल्टेशन नहीं बन पा रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मतलब हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि एक खिलाड़ी जब आप देखेंगे, जब वो चौका लगाता था या छक्का लगाता था, वो तालियों की जब गूंज होती थी, गड़गड़ाहट और वो शोर, उस एनर्जी, उस ऊर्जा से वो फीड करता था और उसका खेल जो है और निखर के आता था। जब आप खाली स्टेडियम में चौका लगाते हैं तो कई खिलाड़ी जो कंसंट्रेशन में फर्क पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट के साथ ये हो रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी जो मुझे मालूम है वो क्राउड की एनर्जी से वो अपनी ताकत लेता था, शायद थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा हो। इसमें बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं तो आप फर्क देखिए ना, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जब वो रणजी ट्रॉफी से वो ग्रेजुएट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, खाली स्टैंड से 90,000 लोगों के बीच में खेलने आते हैं। बहुत से खिलाड़ी हैं जो उस शोर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं वो शांत वातावरण में वो कॉन्सेंट्रेट करने में उनको दिक्कतें रहती है। अया सर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी रिस्ट स्पिनर्स को लेकर। जब रोहित से पूछा गया कि आप दोनों रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तो उनका ये भी कहना था कि हाँ, हमें मैच विनिंग गेंदबाज है दोनों, लेकिन साथ में उन्होंने इंडिकेशन दिया कि हमें ऐसे गेंदबाज चाहिए जो लोअर ऑर्डर में आकर रन बना दें। अब ऐसे में तो फिर दोनों रिस्ट स्पिनर खेल नहीं सकते हैं। आप या कुलदीप को खिला लें या चहल को खिला लें, और साथ में नीचे आपको दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर आपको दोनों चाहिए जो बड़े हिट्स लगाते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन फिर आप देख रहे हैं पहले T20 मुकाबले में? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों ही स्क्वाड में है, तो कोशिश यही थी कि दोनों रिस्ट स्पिनर्स को खिलाए। लेकिन जैसा आपने बताया, ये बिल्कुल सही है कि अगर आजकल ऐसा है कि आपके नंबर 10 और 11 भी कुछ रन नहीं बनाते तो वो हैंडीकैप बन जाता है। कहीं ना कहीं इच्छा तो यह है या पर्पस या जो कोशिश ये है कि वो 10, 12, 15 रन देने के लायक हो। अगर वो भी नहीं दें तो फिर एक तरह से उनके अगेंस्ट जो है टिक मार्क जो है वो रेड कलर का हो जाता है कि ये शायद इनको नहीं खिलाना चाहिए। अब ये देखना है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर भी है। रविंद्र जडेजा अगर होते तो फिर वो तो जेन्युइन ऑलराउंडर है। तो इनके ना होने से शायद कोशिश होगी, या डेफिनेटली दोनों रिस्ट स्पिनर्स एक मैच तो खेलेंगे साथ में। लेकिन ओवरऑल जो है ये तो अच्छी बात है कि दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर दोनों ही ने रन बनाना शुरू कर दिया है, तो अपने आप को एक्चुअली उनका दर्जा और ऊंचा बढ़ गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वो रन्स भी देते हैं। शार्दुल तो खैर टेस्ट मैचेस में भी रन बनाए हैं। तो ओवरऑल अगर आप बैलेंस देखें तो मैं सोचता हूँ कि थिंकिंग ये रहेगी कि अगर आपको नंबर 9 तक भी ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो रन्स दे सकते हैं, 7, 8, 9, तो फिर ऑप्शन है कि आप दोनों रिस्ट स्पिनर्स को खिलाएं। लेकिन निखिल भाई, अगर आपको एक प्योर गेंदबाज खिलाना है, देन दीपक चहर और शार्दुल में से आप किसको पहले खिलाना पसंद करेंगे T20 के फॉर्मेट को देखते हुए? देखिए, शार्दुल अच्छा विकल्प है हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में, लेकिन राजीव भाई जो आपने कहा ना कि आप अगर प्योर गेंदबाज खिलाने को देखते हैं, जो दीपक चहर की एक ताकत है, उनकी जितनी विकेट्स है वो पहले 6 ओवर में चटकाते हैं, क्योंकि उनका नया बॉल जिस तरीके से चलता है। हाँ, 72% उन्होंने नई बॉल से विकेट लिया पहले 6 ओवर में। तो बतौर कप्तान मेरे को ऐसा गेंदबाज चाहिए ना जो 72% विकेट जो चटकाए वो पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आप 2 विकेट निकाल देते हैं, तो आप 6 में से 2 बैट्समैन जब वापस पवेलियन चले जाते हैं तो किसी भी विपक्षी टीम के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होता है। तो मैं तो दीपक चहर को ही खिलाऊंगा। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, क्योंकि आपको आंकड़ों में इतनी रुचि रहती है। 7 नंबर का बैट्समैन जो है ना राजीव भाई, अमूमन औसतन 10 या 11 गेंदों से ज्यादा खेलता नहीं है, लेकिन आप 5वें गेंदबाज के विकल्प में 24 गेंदे या 6ठे गेंदबाज के विकल्प में आप अगर उनसे 2 ओवर या 3 ओवर निकलवा लेते हैं तो तुलना करेंगे तो वो एक बेहतर विकल्प है।
तो जो आप अभी कह रहे थे ना कि आप एक बैट्समैन जो नंबर 9 पे नंबर 10 पे जाके मुझे 10-15 रन दे दे, लेकिन वो 10-15 रन तो तब आपके जरूरी रहेंगे कि पहले 6 बैट्समैन आपको मुकाबले में इतने करीब लेके जाए। बिल्कुल। अगर आप एक गेंदबाज से भी चाहेंगे कि वो नीचे जाके 15-20 रन बनाए तो भैया मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। रोहित शर्मा को आया सर एक डर भी है फील्डर्स के साथ साथ कि आईपीएल का ऑक्शन को भूल जाएं और वेस्ट इंडीज सीरीज पे मन लगाएं। अब ये इसका कहने का क्या मतलब है? जिन खिलाड़ियों को कम पैसे मिले क्या उनका मन नहीं लगेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में? नहीं, कम मिले ज्यादा मिले तो दिमाग सर जो है वो चक्रा भी है। बड़ा इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने कहा है जी, इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार ऑक्शन के तुरंत बाद ये सीरीज आई है। तो कुछ प्लेयर्स डर है कि वो हवा में चल रहे होंगे, कुछ ऐसे है कि बिल्कुल बेचारे रेंग रहे होंगे जमीन पे क्योंकि उनकी बॉलिंग सही नहीं लगी है। तो ये दोनों ही चीजें जो है आज उनका कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे मेंटल स्पेस में रहे, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जैसे पहले हमने बात की कि आप चैलेंजिंग साइड है क्योंकि उनका T20 रिकॉर्ड या T20 परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा का यही है कि आप एक संतुलन रखें, जो भी आप ऑक्शन में जो आपके साथ जो आपका हाल हुआ है उसको भूल जाएं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वेस्ट इंडीज को हराना। जी निखिल भाई, रोमन पावेल को लेके कल मैं समा भाई से बात कर रहा था, बड़े एक्साइटेड थे कि दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया, बहुत बड़े फिनिशर के तौर पे उनको देखा जा रहा है। कल वो ये भी कह रहे थे कि मेरी निगाहें तो वेस्ट इंडीज से कई खिलाड़ियों पे टिकी होंगे बिकॉज ऑफ जो ऑक्शन में इतना ज्यादा पैसा गया है वेस्ट इंडीज को। क्या रोमन पावेल एक बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इस समय जो भी वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही है उसमें? वो अभी रिसेंटली उन्होंने 100 भी किया है T20 में। जी, जिस तरीके का वो खिलाड़ी है और जिस तरीके से मुकाबले जिता के फिनिश करता है, वो एक अद्भुत कला है, आप जिसको कह सकते हैं, जो गेम को चलाना जानता हो और किस तरीके से गियर बदल के मुकाबले जिताता हो, तो उसकी आप मतलब हमेशा एक वो मूल्य रहेगा, वो वैल्यू रहेगी। अब हम लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे ये ऑक्शन से पहले, ओडिन स्मिथ भारी गेंद डालते हैं और नीचे आके वो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, और वो एक ऐसा बल्लेबाज है कि आप उनको पिंच हिटर के रूप में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावेल क्योंकि वो मुकाबले खत्म करते हैं, आप देखिए इस ऑक्शन में भी किन खिलाड़ियों को मूल ज्यादा मिली है, उन खिलाड़ियों को मूल ज्यादा मिली है जो मुकाबले खत्म करते हैं। आप शाहरुख खान को देखिए, जिस तरीके से उनका वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस रहा है, मुकाबले जिताते आए हैं, और TNPL में भी जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंसेस रहा है, मेरे लिए जो मध्य क्रम का बैट्समैन है जो मुकाबले जिताता है, वो शायद ज्यादा खतरनाक है एक सलामी बल्लेबाज के तौर पे, क्योंकि एक सलामी बल्लेबाज अमूमन आप देखते हैं गेम को सेटअप करता है बड़े अच्छे से, लेकिन नीचे आके जो सारा दबाव सोख करता है, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करता है, मुकाबले जिताता है, वो आपका मध्य क्रम है। और मध्य क्रम भी अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, कहीं ज्यादा परसेंटेज है मध्य क्रम के बल्लेबाज जो मुकाबले जिता भी रहे हैं। बिल्कुल। और आया सर, मैं इंडियन टीम की अगर मिडिल ऑर्डर की बात करूं, रोमन पावेल तो चलिए वहां से खतरा हो गया, मिडिल ऑर्डर आपको खिलाना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव है आपके पास, श्रेयस अय्यर है, फिर वेंकटेश अय्यर को भी आपको चेक करना है। क्या आइडियल सिनेरियो आप देख रहे हैं? चलिए ईशान, रोहित, विराट, 3 तो आप में हमारे सेट हैं, देन 5वें नंबर पे ऋषभ पंत भी सेट है। आप सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर में से कौन? वेंकटेश अय्यर और दीपक हुड्डा आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, फिर बॉलर्स की एक लंबी फेहरिस्त है। कैसे आप चुनेंगे? थोड़ा चैलेंजिंग है रोहित शर्मा के लिए पहला T20। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ट्राई करना है, जैसा उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करना है, तो द्रविड़ और रोहित दोनों के लिए एक कौन से 11 का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि कोशिश सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन की नहीं है, मैचेस जीतने की भी। आप सीरीज नहीं तो हारना नहीं चाहेंगे। तो 3 मैचेस है आपके पास, और मैं मानता हूँ 3 के बाद श्रीलंका के 3 भी आप गिन लें तो ये 6 मैचेस में लगभग सब प्लेयर्स को ट्राई किया जाएगा। इसमें से 7-8 या 6-7 जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो आपकी कोर टीम है और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो मैचेस जिताए, क्योंकि सीरीज आपको दोनों जीती है और एक विनिंग मोमेंटम बनाए वर्ल्ड कप में पहुंचने से पहले, कि टीम का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, सब अच्छे अपनी ग्रूव में हो, एक तालमेल अच्छा हो आपस में प्लेयर्स का। तो ये एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने कहा, एक्सपेरिमेंटेशन और कंसोलिडेशन दोनों साथ साथ चलेगा, और मुझे लगता है कि पूरे स्क्वाड को ये 6 मैचेस में तैयार किया जाएगा एक्सपोजर देके। अब ये है कि पहले कौन खेलता है, इसके बाद कौन खेलेगा, ये इज अ मैटर ऑफ डिटेलिंग, लेकिन सब प्लेयर्स को मौके तो मिलेंगे। निखिल भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आखिरी वनडे में रन बनाए, सूर्य कुमार ने दोनों मैच में कंट्रीब्यूट किया बहुत अच्छा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा आप किसको ड्रॉप करते हैं, और खासतौर से क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं, जैसे अयाज सर ने कहा, तो पहली कोर टीम की तस्वीर तो आप दिखाएंगे कि ये हमारी कोर है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे। तो क्या उस कोर टीम में आप सूर्य कुमार यादव को देख रहे हैं या श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं?
राजीव भाई, रोल्स के ऊपर मेरे लिए, अगर मैं उस ड्रेसिंग रूम में रहता, मेरे लिए रोल्स आइडेंटिफिकेशन रहती है। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप देखते हैं कि मेरे मैच विनर कौन है और मेरे कंसिस्टेंट प्लेयर कौन से हैं जो मैं उनका इस्तेमाल करना चाहूंगा। अगर मेरे 2 सलामी बल्लेबाज है, उनमें से एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जिसकी 140 से अधिक की स्ट्राइक रेट है। 3 नंबर पे आपका मैच विनर है विराट कोहली, वो अपना रोल अदा करेंगे। विराट कोहली के साथ आप अगर सूर्य कुमार यादव को रखते हैं अपने साथ, वो गेम को अच्छे से चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने को देखेंगे विराट के साथ। और अगर वो 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो आपके पास एक और ट्रम्प कार्ड के रूप में एक्स फैक्टर प्लेयर वो ऋषभ पंत है, जिस तरीके से वो अकेले मुकाबले जिता सकते हैं। तो आपके पास एक मध्य क्रम में एक ऐसा बैट्समैन है जो शीट एंकरमैन का रोल अदा कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग कहेंगे T20 में आपको शीट एंकरमैन की क्या जरूरत है, लेकिन ये वो ऐसा शीट एंकर मैन है कि जो आपको 120 130 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाता है, और जरूरत पड़ती है तो फिर वो स्ट्राइक रेट और बेहतर होती है, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। विश्व के शायद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 इनिंग में, हर इनिंग में 30 से अधिक का स्कोर बनाया। उनका कोई भी स्कोर 30 से कम का नहीं है। तो उस तरीके का ये कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। मेरे लिए, मैं उनको और मौके देना चाहूंगा, उनको 11 का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि वो गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन पढ़ना वो बखूबी समझते हैं। आप बड़ा रेयरली देखते हैं कि वो कोई खराब शॉट खेल के आउट हो रहे हैं या गंदा शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। वो गेम की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आया सर, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा कहें, सजेशन सबसे ज्यादा जो सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं कि आप उनको पहले कोर टीम में रखें, क्योंकि वो आइडियल बैट्समैन है T20, जैसा निखिल भाई कह रहे हैं। और साथ में कुछ सवाल है हमारे पावर प्ले की, जो हमारी रणनीति रहती है, हम ऑल आउट नहीं जाते T20 फॉर्मेट में, जिसकी वजह से हम बाकी टीमों से बहुत पीछे हैं। या ऑल आउट जाने के लिए तो फिर रोहित को भी जाके वहां पे शीट एंकर नहीं, बल्कि आपको जाके ऑल आउट अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि 36 गेंदें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं T20 फॉर्मेट पे। कैसे आप देखते हैं ये जो वॉ एक चलता है, एक गूफ अप होता है हमें, हम पहले 6 ओवर में अक्सर मैच हार जाते हैं, कैसे ठीक करेंगे इसको? देखिए, मेरे ख्याल से ये बात बहुत हुई है कि टेम्पलेट चेंज करना है यार। टेम्पलेट चेंज करने का मतलब नहीं कि आप प्लेयर्स भी चेंज करें, नेसेसरी नहीं है। अब वही प्लेयर्स हो, लेकिन आपकी जो टेम्पलेट चेंज करनी है ना, कि रणनीति आप चेंज करेंगे कि पहले 6 ओवर में आपका अप्रोच क्या रहेगा, या विकेट जाती है तो फिर किस तरह से आप कंसोलिडेट करेंगे। अगर 2 विकेट गिर जाती है पावर प्ले में, तो फिर कौन सा प्लेयर क्या रोल्स, जैसा निखिल हमेशा से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि रोल क्या है प्लेयर्स का, वो बहुत शार्पली डिफाइन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जहां तक पावर प्ले का सवाल है, डेफिनेटली ईशान किशन हो या ऋतुराज हो, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि देखने के लिए कि किस तरह से वो खेल रहे हैं, परखने के लिए। लेकिन रोहित और उसके बाद विराट, इनका भी रोल बहुत, रोहित तो खैर अच्छे फॉर्म में है, कैप्टन भी है, कैप्टनसी से उनका क्या अप्रोच रहता है एज अ कैप्टन, ये देखना जरूरी है। और विराट का तो खैर जस्ट बल्ला बोले तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी इंडियन टीम के लिए फिलहाल। जिस तरह से अगर उनके उनके बल्ले से रन आते हैं तो एक क्या, बल्कि मैं मानता हूँ 2-3 लेवल टीम का जो है दर्जा बढ़ जाएगा। निखिल भाई, परेशानी ऋषभ पंत के फॉर्म को लेके भी है। वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब 30 से नीचे एवरेज है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होता है, और इनकंसिस्टेंट है बहुत ज्यादा, खासतौर से T20 फॉर्मेट में ओवर अटैक करते हैं। या आप क्या रीजन देख रहे हैं, और ये सीरीज ऋषभ पंत जैसे मैच विनर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको एक रोल दिया गया है, उसके ऊपर आप खरा उतरना चाहते हैं, मुकाबले आप जिताना चाहते हैं, मेरे लिए वो शॉट सिलेक्शन के ऊपर है, और एक वो मानसिक सोच है कि आप अपनी विकेट की अहमियत, और जब जिस समय आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं उस समय गेम की सिचुएशन क्या है, वो अवेयरनेस क्या है, और थोड़ा सा एक कैलकुलेशन अगर वो ये कर ले कि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है, बड़ा स्कोरबोर्ड पर नजर आता है कि आपको नजर आता है कि अभी कौन कौन से गेंदबाजों को क्या क्या ओवर बचे हुए हैं, उसके हिसाब से वो बैटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है एक तो वो और खतरनाक हो जाएंगे, और कहीं ज्यादा और कंसिस्टेंट होकर मुकाबले जिताएंगे। वो एक हल्का सा एक शिफ्ट है, वो तैयारी है कि मेरा रोल क्या है, मैंने किस तरीके से आगे लेके चलना है। निखिल भाई, मेंटोर की तरह बहुत अच्छी तरह समझाते हो, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कोई ना कोई IPL फ्रेंचाइजी जरूर, अगर खेल नीति देख रहा है तो वो समझ सकता है कि बहुत बारीकी से वो हर चीज को समझाते हैं, और समझाने का सलीका है वो बहुत बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई।
और अपने तमाम जो दर्शक है व्यूवर्स उनको बता दें कि खेल नीति गिव अवे के जो हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है खेल नीति पी के हमारे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे, उसके पहले विनर हैं प्रशांत चीना, और उनको एक बैट मिलता है सबा करीम का साइन किया हुआ और बॉल मिलती है निखिल भाई की साइन हुई। और इसी तरह से हम जो हमारे तमाम दर्शक हैं व्यूवर्स उनसे गुजारिश है कि वो हमारे खेल नीति के पी प्लेटफॉर्म पर आए, ट्विटर अकाउंट पे, वहां अपने जो हमारे सवाल है उसके जवाब दें, आप भी ढेरों इनाम जीत सकते हैं। तो जुड़िए आप भी खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @खेल नीति पी जो हमारे खेल नीति का ट्विटर हैंडल है, वहां पर आप सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton speaks to psychiatrist and podcaster Dr. Fred Moss. They discuss ways to deal with discomfort and boredom. On Think Fast, Varun and Suchita give us key highlights from the 2022 budget and discuss the success of audioware company Boat. On The Longest Constitution, Priya takes a look at how courts interpret cases of color blindness and maternity relief at the workplace. On Press Decode, Sarah Vagda and Prafula talk about China's media censorship and Bharat Pay's infamous co-founder Ashneer Grover. And on Pulyabaazi, the hosts discuss how much the government spends on defense in their special series Ek Sawal Kahi Jawab. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I would like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, GDP, MSP, NPA, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।